हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया था। 2 दिन लेट था क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं था। ठीक है, तो आज मेरा 3rd प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ये मेरा टोटल क्वेश्चन हो चुका है इस वीडियो को लेकर 75 क्वेश्चन। आपको बताया है कि 3000 क्वेश्चन मैं कराऊँगा। ठीक है, तो 3000 में मैं 75 क्वेश्चन करा चुका हूँ। स्पेशली टारगेट है आपका SSC JEE, ठीक है, RRB JEE CBT 2। ठीक है, अगर BTSC JEE आ गया तो ठीक है, BTSC JEE, लेकिन आपको तैयारी कर लेना है बिहार JEE, JSSC JEE। ठीक है, और भी जो आपका स्टेट JEE एग्ज़ाम होगा उसके लिए। ठीक है, तो स्पेशली टारगेट है आपका 3000 क्वेश्चन कराने का, और ये मिक्स प्रैक्टिस सेट ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है इनर्ट मटेरियल ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जो आपका सीमेंट कंक्रीट मिक्स है उसमें जो आपका इनर्ट मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट मिश्रण में कौन आपका अक्रिय सामग्री है। ए है वाटर, बी है सीमेंट, सी है एग्रीगेट, डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। शायद आप लोग को पता भी होगा, इनर मटेरियल ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट मिक्स। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट मिक्स का इनर्ट मटेरियल होता है आपका एग्रीगेट। ठीक है, यानी कि मिलावा, ये आपका इनर्ट मटेरियल होता है। ये बाइंडिंग का कार्य करता है। ठीक है, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसको बाइंडिंग करता है। ठीक है, एग्रीगेट आपका। और क्या करता है आपका एग्रीगेट, तो ये आपका देखिए इट इंक्रीज वॉल्यूम, इट इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। क्या करता है एग्रीगेट, आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दूसरा क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है। क्वालिटी इंप्रूव करता है। ठीक है, तीसरा क्या करता है, उत्पादन लागत कम करता है, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करता है, रेड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये 3rd पॉइंट हो गया। 4th आपका क्या करता है, मैक सॉलिड बॉडी, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सॉलिड बनाता है, मैक सॉलिड बॉडी। ठीक है, और 5th आपका ये है ही बाइंडिंग प्रॉपर्टी का कार्य करता है। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी हो गया आपका इसका एग्रीगेट के बारे में। आई थिंक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई इज नोन एज। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, वह एग्रीगेट जो मॉइस्चर कंटेन करता है अपने पोर्स में और इसका सरफेस ड्राई होता है उसे हम कौन सा एग्रीगेट कहते हैं। ए है आपका मॉइस्ट एग्रीगेट, बी है वेरी ड्राई एग्रीगेट, सी है ड्राई एग्रीगेट, और डी है आपका सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। और 3000 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम होगा SSC JEE होगा, RRB JEE, कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका डिटेल भी मैं बता दूंगा किसी दिन। देखिए 3000 क्वेश्चन है, हर वीडियो में हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक इस वीडियो में तो कुछ टॉपिक अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ऐसे आपका वीडियो भी लंबा नहीं होगा और क्वेश्चन भी ज़्यादा आप देखिएगा। ठीक है, और टॉपिक भी कंसेप्ट भी आपका धीरे धीरे क्लियर होगा। समझ रहे मेरी बात को, एक ही वीडियो में सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लेंथी और बोरिंग हो जाएगा। फिलहाल इतना समझिए, इसका आंसर होगा 4। और देखिए जो आपका होता है, देखिए जो आपका एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट में जो वॉइड रेशियो होता है जितना अधिक होगा, ठीक है, तो आपका वाटर ऑब्जर्वेशन उतना अधिक होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका एग्रीगेट है,
ठीक है। इसमें आपका जितना भी वॉइड रेशियो होता है, यानी कि ई से नोट करते हैं वॉइड रेशियो को, जितना ये अधिक होगा, ठीक है, उतना ही वाटर एब्जॉर्वेशन भी, यानी कि वाटर एब्जॉर्वेशन भी उतना ही होता है। यानी कि ये क्या हुए, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वॉइड रेशियो जितना अधिक होगा तो आपका वाटर एब्जॉर्वेशन भी उतना अधिक होगा। समझ गए। देखिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इस पॉइंट को ज़्यादा आपको बताते हैं, ठीक है। क्या बताएं कि वॉइड रेशियो जितना अधिक होगा एग्रीगेट का, उतना आपका वाटर एब्जॉर्वेशन भी अधिक होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कंक्रीट हैविंग स्लम्प 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी, ठीक है, 6.5 सेमी अवपात वाले कंक्रीट को कहते हैं। ए ड्राई, बी अर्थ मोस्ट, सी है सेमी प्लास्टिक, डी प्लास्टिक। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी प्लास्टिक, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और एक बात बताना चाहूँ, देखिए आप प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टारगेट आपका एसएससी जेईई भी है, तो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम डेट आपका अक्टूबर दिया गया है, ठीक है, और आपके पास मार्च समझ लिए ख़त्म ही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बचा हुआ है, ठीक है। तो आप अपना जो प्रिपरेशन करते हैं करते रहिए, और आप नॉर्मली ऐसे ही उठाकर आप मेरा वीडियो देखा कीजिए, आपका एक तरह से ये भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए क्या होता है। 6.5 सेंटीमीटर स्लम्प वाले कंक्रीट का प्लास्टिक कंक्रीट, अच्छा सॉरी, इसको प्लास्टिक कंक्रीट कहते हैं। अब देखिए जो आपका इसके लिए स्लम्प टेस्ट किया जाता है, स्लम्प मान ज्ञात करने के लिए, और जो स्लम्प टेस्ट होता है इसको हम लेबोरेटरी और फील्ड दोनों पे कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए वीवी डिग्री के आधार पर स्लम्प का भी प्रकार होता है, ठीक है, उसका अलग वैल्यू होता है वीवी टेस्ट का। तो उसके बारे में थोड़ा देख लें, एक झटके में देख लिया जाए। देखिए जब आपका देखिए वीवी टेस्ट के अनुसार, ठीक है, स्लम्प वैल्यू क्या होता है। अगर आपका सघनता मोस्ट अर्थ के लिए कितना होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम वीवी, ठीक है, और ये आपका हो गया, यहाँ लिख दिए सघनता, ठीक है, और ये आपका वीवी वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अगर मोस्ट अर्थ रहेगा, ठीक है, तो वीवी का वैल्यू कितना होगा, 40 से 20, ठीक है। देखते रहिए, आपका एक झटके में हो जाएगा, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। मोस्ट अर्थ के लिए 40 से 20, वेरी ड्राई रहेगा तो 20 से 10, ठीक है, ड्राई रहा तो 10 से 5, तीनों याद हो गया। मोस्ट अर्थ के लिए 40 से 20, वेरी ड्राई के लिए 20 से 10, और ड्राई के लिए 10 से 5, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक रहा तो प्लास्टिक के लिए 5 से 3। अब दो और बचे हैं, सेमी फ्लूइड और फ्लूइड। तो देखिए सेमी फ्लूइड के लिए आपका हो जाता है वैल्यू इसका 3 से 1, और फ्लूइड के लिए हो जाता है आपका 1 से कम, ठीक है। एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। अक्सर वीवी वैल्यू से आता है आपका क्वेश्चन, वीवी टेस्ट से, ठीक है। तो देखिए अगर मोस्ट अर्थ रहेगा तो वीवी का वैल्यू हो जाएगा 40 से 20, वेरी ड्राई रहेगा तो 20 से 10, ड्राई रहेगा तो 10 से 5, प्लास्टिक रहा तो 5 से 3, सेमी फ्लूइड रहा तो 3 से 1, और फ्लूइड रहा तो 1 से कम, ठीक है। अब इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, नीचे से ऊपर ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे, क्रम से याद रहेगा तो आपको सही रहेगा। 40 से 20, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 1, और 1 से कम। आप ऊपर से याद कर लिए, मोस्ट अर्थ, वेरी ड्राई, प्लास्टिक, सेमी फ्लूइड, फ्लूइड, ऐसे क्रम से आप टेबल को याद कर जाइए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कंपैक्शन बाय ए वाइब्रेटर इफ इट इज, ठीक है,
कंपित द्वारा संकुचित कंक्रीट अनुपयुक्त होती है यदि यह क्या हो, ठीक है, कंक्रीट इज अनसूटेबल, कंक्रीट इज अनसूटेबल फॉर कंपैक्शन बाय ए वाइब्रेटर इफ इट इज, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, कंक्रीट जो होगा, जो कंक्रीट है आपका, ठीक है, वो अनसूटेबल है फॉर कंपैक्शन बाय ए वाइब्रेटर। मान लीजिए किसी वाइब्रेटर से हम उसका कॉम्पैक्शन करते हैं यानी कुटाई करते हैं, तो वो जो कंक्रीट है अनसूटेबल हो जाती है, मतलब उपयुक्त लायक ना हो पाती है। कब वो कंक्रीट क्या होगी, तो कैसी कंक्रीट होगी, जिसको हम वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन करेंगे तो अनसूटेबल हो जाएगी। वो कंक्रीट कैसी होगी, ये है आपका ड्राई कंक्रीट होगी कि अर्थमोस्ट कंक्रीट होगी या सेमी प्लास्टिक या प्लास्टिक। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक सही होगा, ठीक है। प्लास्टिक कंक्रीट रहेगा तो उसको हम अधिक वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन करेंगे तो कंक्रीट जो होगा यूज़ करने लायक नहीं होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब कॉम्पैक्शन करते हैं कंक्रीट को तो उसमें जो सिग्रेशन होने लगता है, ये प्लास्टिक जो कंक्रीट है उसमें सिग्रीगेशन, इसका हिंदी में क्या कहते हैं, पृथक्करण। पृथक्करण में क्या होता है, जो कंक्रीट का पार्टिकल्स होता है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, यही होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंक्रीज इन कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मैक्सिस, ठीक है, अधिक बढ़ी संजकता वाली कंक्रीट इसे क्या बना देती है, ठीक है। कुल मिलाकर मान लीजिए कोई कंक्रीट है उसमें कोहेसिवनेस अधिक है तो वो कंक्रीट को क्या करेगी, ठीक है। कंक्रीट में कोहेसिव नाम सुने हैं, ससंजनता, वो गुण अगर कंक्रीट में अधिक होगी तो उस कंक्रीट को क्या कर देगी। अगर जिसको पता है कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है वो बता देगा। ए है लेस लिएबल टू सिग्रेशन, बी है मोर लिएबल टू सिग्रेशन, सी है मोर लिएबल टू ब्लीडिंग और डी है मोर लिएबल फॉर सरफेस स्केलिंग इन फ्रॉस्टी वेदर, ठीक है। तो कौन सा आपका इसमें सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, लेस लेवल टू सिग्रेशन। इसका हिंदी में क्या है, पृथक्करण के लिए कम विश्वसनीय, ठीक है। अब देखिए कुल मिलाकर देखिए कोहेसिव मतलब ससंजकता, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्लोजली बाइंडिंग किए होते हैं, क्लोजली बाइंडिंग किए होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके पकड़े हुए होते हैं। वही प्रॉपर्टी होता है कोहेसन का, क्या होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है। जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, बाइंडिंग किए हुए हैं, कोहेसन में ही होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो आपका पृथक्करण होने का जो चांस होता है वो कम होता है। इसे उस भाषा में लिखा गया लेस लिएबल टू सिग्रेशन, यानी कि पृथक्करण होने का कम चांस होता है। क्यों चांस होता है, क्योंकि कोहेसन पार्टिकल होता है। कोहेसन का मतलब क्या होता है, कोहेसन का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उसका प्रॉपर्टी होता है को एक दूसरे को क्या करे, अटैच किया जाए, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है, कुछ दो मेथड हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेथड है आपका प्रिवेंटिव मेजरमेंट है टू रिड्यूस सिग्रेशन, मतलब जो पृथक्करण है उसको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। मेथड टू रिड्यूस सिग्रेशन मतलब पृथक्करण को रोकने का उपाय, ठीक है। हिंदी में देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि स्टेट जी में है और स्टेट जी में ज़्यादातर लोगों को हिंदी भी प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो सिग्रेशन का मतलब तो पृथक्करण पता चल गया आप लोगों के लिए। तो कुछ मान लीजिए दो हम बता दे रहे हैं प्रिवेंटिव मेजरमेंट, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजरमेंट मतलब किसका प्रिवेंटिव मेजरमेंट, तो सिक्रेशन रोकने का कारण,
और सॉरी उपाय, कैसे हम इसका उपाय कर सकते हैं। तो पहला है यूज़ एयर इंट्रेनिंग एजेंट, यूज़ एयर इंट्रेनिंग एजेंट, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आता है। और दूसरा है डू नॉट कॉम्पैक्ट मैक्सिमम, मतलब जो कुटाई की जाती है कंक्रीट को उसको अधिकतम न की जाए, डू नॉट कॉम्पैक्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग के लिए क्या मैंने बताया इस क्वेश्चन में। जो कंक्रीट का पार्टिकल्स होता है कोहेसिवनेस के कारण वो एक क्या करता है, अपने पार्टिकल्स को बाइंडिंग करता है, बांधने का कार्य करता है, और यही कारण है कि आपका पृथक्करण से इसको बचा लेता है, ठीक है। अब देखिए कुछ मेथड है जिससे हम पृथक्करण को क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी कि सिग्रेशन को रिड्यूस करते हैं। पहला क्या है, उसमें एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिला दें, और दूसरा क्या है, उसका कुटाई कम करें, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। आफ्टर कास्टिंग एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, कास्टिंग के बाद साधारण सीमेंट सूखने के बाद क्या होता है। कास्टिंग मतलब कि जो सीमेंट हमारे सीमेंट बनाने के बाद उसका ढलैया करते हैं, तो ढलाई करने के बाद उस कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक दिया है कि स्पेंट करता है, दूसरा है कि मिक्स होता है, थर्ड है सिंक, या डी है आपका नॉन ऑफ दीज। तो क्या होता है, कास्टिंग के बाद साधारण सीमेंट सूखने के बाद क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, श्रिंक्स, ठीक है, सिकुड़ता है, ठीक है, श्रिंकेज का प्रॉपर्टी रखता है। तो देखिए होता क्या है, जो आपको मान लीजिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, साधारण सीमेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो आपका मान लीजिए हम ओपीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लीजिए ढलैया कर दिए, ढाल दिए, तो जो ढालते हैं तो ओपीसी का हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो मान लीजिए हम इसका यूज किए, तो उसके साथ हम आप लोग पढ़े होंगे सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, प्लस सीमेंट हाइड्रेशन, नाम सुने हैं सीमेंट हाइड्रेशन। ओपीसी तो पता है आपका सीमेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें जब पानी ऐड किया जाता है तो सीमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब सीमेंट में जो इंग्रेडिएंट मिला होता है, जैसे C2S, C3A, C4AF, ये सब होता है। तो ये सब क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है, पानी के साथ मिलकर, ठीक है। तो वही सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन भी जो होता है, ठीक है। तो एक तो अलग प्रोसेस हो गया सीमेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो वो हाइड्रेशन ओपीसी के साथ होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम श्रिंक कहते हैं। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। ओपीसी हुआ, सीमेंट ले लिए, ठीक है। सीमेंट में हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो पानी डालने के बाद क्या होता है, सीमेंट में कुछ मिलाया जाता है इंग्रेडिएंट, जैसे C2S, C3S, ये सब, ठीक है, C3A, ये सब। तो ये क्या करते हैं, इससे पानी के साथ संपर्क में जब आते हैं तो प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जो ऊष्मा निकलती है, रिएक्शन प्रोसेस होता है। तो कुल मिलाकर जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद संकुचन उत्पन्न होता है, ठीक है, वही श्रिंक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें, उसके बाद क्या होता है, तो श्रिंकेज में दो चीज़ होता है, या तो आपका इंक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। इसमें दो चीज़ होता है, या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, या फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो यही इंक्रीज करना और डिक्रीज करना श्रिंक कहलाता है, श्रिंक का प्रोसेस है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी डिफिनेशन से कितना भी घुमाए, आप कंसेप्ट समझिएगा तो समझ लीजिएगा। क्या बोला, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन ओपीसी एंड सीमेंट हाइड्रेशन टुगेदर। ऐसे भी जितना भी बना ले क्वेश्चन तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, the wide of the flange of a T-beam which may be considered to act effectively with the ribs depend upon, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, टी छड़ के फ्लैंज की चौड़ाई जो रिब के साथ प्रभावी कार्य करती है मानी जाती है, किस पर निर्भर करती है। टी बीम का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा होगा,
ए दिया गया ब्रेथ ऑफ द रिब, बी है ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब, सी है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टी बीम, और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कौन सा आपका सही होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, थोड़ा डिस्क्राइब कर देना टी बीम के बारे में। देखिए आपका ऐसा टी बीम होता है, ठीक है। इसमें आपका जो ये पार्ट होता है ये आपका इफेक्टिव वाइड्थ ऑफ फ्लैंज होता है, ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज होता है, ठीक है। ये आपका थिकनेस होता है, थिकनेस होता है, ठीक है, और ये आपका वाइड्थ होता है, वाइड कहिए विड्थ कहिए ऑफ बीम, ठीक है। तो ये आपका टी बीम हो गया। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछता है, विड्थ ऑफ बीम। देखिए हम लिखवा दे रहे हैं, विड्थ ऑफ बीम इक्वल टू एल इफेक्टिव अपान 6 प्लस बी डब्ल्यू अपान 6 डी एफ, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका बी एफ, ठीक है। अब देखिए बी एफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इफेक्टिव वाइड्थ ऑफ फ्लैंज, एफ से फ्लैंज हो गया, इक्वल टू एल जीरो मतलब इफेक्टिव लेंथ अपान 6 प्लस बी डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ बीम, प्लस सी डी एफ क्या है, थिकनेस ऑफ बीम, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, द विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ ए टी बीम विच मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट इफेक्टिवली विद द रिब डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए तीनों पे करता है, ब्रेथ ऑफ द रिब, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टी बीम, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका तीनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए कॉमर्शियल नेम, ये बीएम का सवाल है। द कॉमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर सीमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, भारत में सफ़ेद और रंगीन सीमेंट का व्यावसायिक नाम क्या है, ठीक है। ए दिया गया कोलोक्रीट, बी है रेनबो सीमेंट, सी है सिल्वीक्रीट, और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द कॉमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर सीमेंट इन इंडिया। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन, सोच लिए कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। रेनबो सीमेंट, कोलोक्रीट सीमेंट, कोलोक्रीट या सिल्वीक्रीट, ये कॉमर्शियल नेम है किसका, वाइट एंड कलर सीमेंट, ठीक है, वाइट हो या फिर कलरफुल सीमेंट हो, ठीक है। अब देखिए सीमेंट में अट्रैक्शन के लिए इसमें 5 से 10% कलर पिगमेंट मिलाया जाता है, 5 से 10% कलर पिगमेंट मिलाया जाता है, ठीक है, अट्रैक्शन के लिए, ताकि अच्छा दिखे। और इसका कहाँ यूज़ होता है, बिल्डिंग में यूज होता है, सीढ़ियों पे यूज होता है, स्तंभ में यूज होता है, ठीक है, ये सब जगहों पर, दरवाज़ों में, फर्शों में यहाँ यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए सम कलर पिगमेंट है, उसके बारे में देख लिया जाए, कौन कौन सा यूज़ किया जाता है। सम कलर पिगमेंट, ठीक है। अब देखिए एक हो गया आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड से कौन सा कलर मिलता है, तो रेड मिलता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इससे क्या मिलता है, तो इससे ग्रे कलर मिलता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भूरा, ठीक है। थर्ड क्या है, कोबाल्ट ब्लू, इससे कौन सा कलर मिलता है, तो ब्लू, ठीक है। फोर्थ है आपका क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, इससे कौन सा कलर मिलता है, तो ग्रीन, क्लियर है।
तो कलर पिगमेंट से समझ जाइएगा। आयरन ऑक्साइड से रेड कलर मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ग्रे, कोबाल्ट ब्लू से ब्लू और क्रोमियम ऑक्साइड से ग्रीन। ठीक है, यही मेनली 4 आपका पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और 3000 क्वेश्चन में आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बिफोर डिस्चार्ज द फॉल सीवेज इनटू रिवर इट इज़ जनरली ट्रीटेड बाय। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी कराएंगे, घबराइए मत। 3000 क्वेश्चन को मैं इस तरह डिज़ाइन कर दूंगा कि आपका एसएससी जेई आरआरबी जेई का CBT2 हो, ठीक है, जो एग्ज़ाम हो आपका उसमें 90% आप क्वेश्चन कर दीजिएगा। ठीक है, 100% की मैं गारंटी तो कभी लूँगा ही नहीं, क्योंकि 100% मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए ना आ जाए, लेकिन 90% क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। और 90% जो बच्चा कर देगा वो 5 से 7% और इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि उसका ऐसा बेस बन जाएगा कि वो कुछ क्वेश्चन बिना पढ़े भी कर सकता है। ठीक है, एक बेस बन जाता है। तो आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। और इंजीनियरिंग में ज़्यादातर मैक्सिमम 70% क्वेश्चन आप कर दीजिएगा तो सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। कट ऑफ उठा के भी देख लीजिए, 75% एबव होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है। ये तो MTS CHS सेल और CGL तो है नहीं कि कट ऑफ 100 में 90 जाने वाला है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है। बिफोर डिस्चार्जिंग द फॉल सीवेज इनटू रिवर इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज। ठीक है, गंदे मलजल को नदी में निर्वाहित करने से पूर्व, ठीक है, जो गंदा मलजल है, ठीक है, उसको नदी में निर्वाहित करने से पूर्व उसमें कुछ किया जाता है। तो वो क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कौन सा आपका इसमें सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए एक एक के बारे में समझा दे रहा हूँ। स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग आपको पता होगा छन्नीकरण हिंदी में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ऊपर से हम किसी चीज़ को छान देना, मतलब कि नॉर्मली छान देना ऊपर से, जैसे कि पेड़ पौधा का पत्तियाँ हो गई, ग्रेवल्स हो गया, मोटे मोटे पत्थर हो गए, कुछ कचरा टाइप का कपड़ा हो गया, ऐसे आदमी नहीं छान देता है, वो स्क्रीनिंग हो गया। जिसमें आपका फूल पत्तियाँ कचरा टाइप का हो गया, कोई भूसा टाइप का हो गया, कपड़ा हो गया कुछ चीज़ का, ठीक है, ये सब हो गए, फूल पत्ती हो गए, या फिर मोटा जो ग्रेवल्स हो गया, पत्थर हो गया, रोड़ी हो गया, ठीक है, ये सबको छन्नीकरण करके हम हटा देते हैं। ये तो प्री प्रोसेस है आपका। ठीक है, आगे दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आपको पता है क्या होता है, इसका हिंदी तो अब भूल रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका पहला प्रोसेस आपका स्क्रीनिंग जब हो जाता है उसके बाद सेडिमेंटेशन किया जाता है। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो आपका इंसोल्युबल होता है, जो गंदा मल जल जो सॉलिड वेस्ट होता है वो अपने नीचे बैठ जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एरिया है तो ये पानी से भरा हुआ आता है, मान लीजिए पानी से भरा हुआ है, तो जो आपका इंसोल्युबल मटेरियल होगा वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा, तली में बैठ जाएगा, तली में आपका यहाँ बैठ जाता है। सेडिमेंट करना इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। जो आपका प्योर चीज़ होगा वो तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन जो इम्प्योर होगा, जो डर्टी वाटर होगा, जो मलजल होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, वही आपका सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, और थर्ड है ऑक्सीडेशन। ये आपका केमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें केमिकल का यूज़ होता है। ठीक है, तो तीनों आपका समझ में आ गया, तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे है, एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, ISI के अनुसार बेली धरण खंड को किस में श्रेणित किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। देखिए तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन दिया गया 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज और 5 सीरीज। ठीक है, पहले बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, उसके बाद बताते हैं। अब ये नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन करा के रहने नहीं देना है, ऐसा 3000 क्वेश्चन करा देंगे और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 5 सीरीज। ठीक है, IS रोल्ड स्टील बीम सेक्शन क्लासिफाइड किया जाता है 5 सीरीज में। पांचों के बारे में बता दे रहा हूँ। पहला होता है आपका ISJB, दूसरा होता है ISLB, थर्ड होता है आपका ISMB,
4 होता है ISWB और 5 होता है ISHB। I का मतलब इंडियन, S का मतलब स्टैंडर्ड और B का मतलब बीम। ठीक है, मेन आपका क्या होता है ये जे मतलब क्या हो गया जूनियर। ठीक है, L का मतलब लाइट, M का मतलब मीडियम, W का मतलब वाइड और H का मतलब हैवी। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ये होता है पांचों आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड इज नॉन एज। ठीक है, अब बताइए एक जो आपका एन इमेजिनरी लाइन होता है अलॉन्ग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड, एक रिवेट को रखा जाता है तो रिवेट के अलॉन्ग क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा प्रदर्शित की जाती है, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है। ए है रिवेट लाइन, बी है स्क्रीव लाइन, बैक लाइन या फिर तीनों कहा जाता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए आगे देखिए, देखिए फिगर के अनुसार बता देंगे रिवेट लाइन क्या होता है। प्लेट अब सर बता ही देते हैं। देखिए मान लीजिए आपका ये आपका प्लेट हो गया आयरन का। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रिवेट लगा दिए। ठीक है, तो देखिए ये आपकी हो गई रिवेट लाइन। ठीक है, ये आपकी रिवेट लाइन हो जाती है। और जो ये इधर से लाइन आ रही है ये वाली, ये आपकी गॉज लाइन हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। और स्क्रू लाइन जो आपका स्क्रू से कसा जाता है तो स्क्रू का पिच जो उस एक्सिस पे जो होगा वो आपका स्क्रू लाइन हो जाएगी। और बैक लाइन जो इसका पास वाली रेखा जो गुजरती है वो आपका बैक लाइन हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ ए रिवेट हॉल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाई। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता भी होगा। क्या होगा, रिवेट छिद्र का व्यास किसके द्वारा रिवेट के व्यास बनाया जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2.0 mm फॉर रिवेट डायमीटर ओवर 25 mm। देखिए पूरा प्रोसेस मैं समझा दे रहा हूँ। इसका होता क्या है, मान लीजिए आपका रिवेट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं शैंक और ये आपका हो जाता है डाया, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एरिया ये आपका डायमीटर हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन मानिए कंडीशन 1, इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारा जो डायमीटर है वो 25 mm या फिर इससे कम है। ठीक है, मान लीजिए 25 mm या इससे कम है तो हम इसमें मानते हैं 25 mm। ठीक है, तो 25 mm है, 25 mm। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं 1.5 mm जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 26.5 mm। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या होता है C2 यानी कंडीशन 2। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारा डाया जो है 25 mm से अधिक है तो मान लीजिए हमारा डाया कितना है 30 mm का है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 30 mm प्लस 2 mm तो कितना हो जाएगा 32
mm, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 25 या 25 से कम हो तो 1.5 mm जोड़ेंगे, 25 से अधिक हो तो 2 mm जोड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए ये डाया है, डाया को मान लीजिए रिवेट है, रिवेट को किसी होल में लगाएंगे तो उस होल का ये होता है डायमीटर, ये होल का डायमीटर है, ठीक है। उसके डाया से 25 mm से कम रहेगा तो होल का डायमीटर डाया का डायमीटर से 1.5 mm अधिक होगा, और 25 mm से अधिक होगा तो होल का डायमीटर डाया का डायमीटर से 2 मीटर अधिक होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, इसमें आपका सी होगा। द मेन टाइप ऑफ बट जॉइंट्स इज ए डबल कवर, ठीक है। अब बताइए बट जोड़ का मुख्य प्रकार दोहरा आवृत क्या है। इसको भी मैं फिगर वाइज एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन इस वीडियो में नहीं, ठीक है। इसमें फिलहाल बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, बल्ब एंगल्स आर यूज्ड इन, जो आपका बल्ब एंगल होता है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है। कॉमन बिल्डिंग, बी ब्रिज बिल्डिंग, सी शिप बिल्डिंग, या डी वाटर टैंक बिल्डिंग। तो कौन सा आपका सही होगा इसमें। तो इसका आंसर होगा आपका सी, शिप बिल्डिंग, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, द परमिसिबल स्ट्रेस टू विच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू इज नॉन एज, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब पता है अनुज्ञेय सीमा, अनुज्ञेय प्रतिबल। द परमिसिबल स्ट्रेस टू विच ए स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है, जो आपका स्टील का जो मेंबर होता है उसको स्ट्रक्चरल मेंबर कहते हैं। कैन बी सब्जेक्टेड इज नॉन एज, उसको क्या कहा जाता है, बियरिंग स्ट्रेस कहा जाता है, वर्किंग स्ट्रेस कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस कहा जाता है। ऑप्शन से भी बना दीजिएगा। आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस तो ऐसे ही पता है जिसको कंप्रेस किया जाता है, टेंसाइल तो आपको पता है जो टेंसाइल खिंचाव होता है, और बियरिंग तो पता है घर्षण जो प्रति होता है, बियर करता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन से सही होगा, वर्किंग स्ट्रेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन कौन सा, बी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ, ठीक है। अब सीमेंट में रासायनिक सामग्री में न्यूनतम प्रतिशत क्या होती है। सबसे जो सीमेंट इंग्रेडिएंट होता है जो आपका उसमें जो सीमेंट होता है उसमें केमिकल इंग्रेडिएंट होता है, तो केमिकल इंग्रेडिएंट में वह कौन सा केमिकल होता है जिसका प्रतिशत सबसे मिनिमम होता है। 4 दिया गया है, उसमें से आपको एक बताना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम या लाइम, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर होगा आपका कौन सा होगा बताइए। सबसे कम क्या होता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी मात्रा कितनी होती है 0.5 से 4%, लेकिन जनरली 2.5 तक लिया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल इज, तो सबको पता होगा क्या होगा, जो शुरुआती जमाव काल को धीरे कर देता है उसको वो कौन सा केमिकल, वो कौन सा सब्सटेंस है, वो क्या है। ए है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है, बी है जिप्सम, सी है डाइकैल्शियम सिलिकेट, डी है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। चारों का एक्सप्लेन किसी वीडियो में कर देंगे बढ़िया तरीके से। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का क्या प्रॉपर्टी होता है, और डाइकैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है। 3 पॉइंट होता है, तीनों पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं बराबर, उसी को इधर से उधर घुमाए करेगा, 3 पॉइंट लिखवा देंगे अच्छे से। तो फिलहाल इसमें देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिप्सम का यूज़ किया जाता है। और सारा वीडियो देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताया है, इसलिए हर वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए। आई क्या है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से एक आपको बताना है जो सही है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आपका सही है। पूछा क्या है, निम्नलिखित ऑप्शन क्या दिया हुआ है, भार का 5 से 6% नमी जोड़ने पर शुष्क रेत का आयतन 18 से 38% तक बढ़ जाता है। तो जी बिल्कुल बढ़ जाता है। बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड, सेकंड में क्या है, महीन रेत का एकत्रीकरण अपरिष्कृत रेत ज़्यादा होता है, ये भी सही है। थर्ड क्या है, इफ़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सीड 10% इंक्रीज द बल्क ऑफ
सेंट स्टार्ट क्रीजिंग, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम, ठीक है। तो आपको पता होगा इसका कौन सा आंसर होगा, बेंचमार्क, डेटम पॉइंट, रेड्यूस लेवल, रेफरेंस पॉइंट। कुछ चीज़ होता है जो इसको आप लोग को रट जाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, उस टाइप का ये सब क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक सेकंड आपको एग्जाम में बताना होगा। स्पेशली अगर एसएससी जी देना चाहते हो तो 120 मिनट 200 क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, बेंचमार्क। सारा फिगर से समझा देंगे, बेंचमार्क, डेटम पॉइंट, रेड्यूस लेवल, रेफरेंस पॉइंट, लेकिन एक वीडियो में सारा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाले, बताए थे पहले ही क्यों। होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, इसका भी एक प्रोसेस इसको भी बता देंगे। फिलहाल इसमें बताइए क्या मेन प्रिंसिपल क्या होता है सर्वेइंग का, दोनों में अंतर है, होल टू पार्ट और पार्ट टू होल, ठीक है। अच्छे से फिगर वाइज समझाएंगे इसको। फिलहाल इसमें कौन सा सही होगा, मेन प्रिंसिपल क्या होता है सर्वेइंग का, तो इसका सही है आपका बी, होल टू पार्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, द हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाई, तो ये भी आपको पता होगा, हाइड्रोलिक रेडियस को डिनोट किया जाता है। ए दिया गया वेटेड पेरीमीटर डिवाइडेड बाई एरिया, बी है एरिया डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ वेटेड पेरीमीटर, सी है एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, और डी है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है। पाइप में जल क्या कर रही है, बह रही है, ठीक है। पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन कर दिए मतलब काट दिए। अब इसमें इसी के अनुसार बताना है, जो आपका हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो क्या होता है, तो फॉर्मूला है m इक्वल टू ए अपान पी, ठीक है। m क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस, ए होता है आपका एरिया, पी होता है आपका पेरीमीटर, ठीक है। तो पूछा क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाय एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 90 का सी सही होगा, एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, है ना। हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका एक कंडीशन ही होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है इसमें समझ लीजिए, तीसरा सही है ना, ठीक है। दूसरा कंडीशन बता दे रहे हैं, दूसरा में मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, और वाटर जो फुली फ्लो कर रहा है, फुली फ्लो कर रहा है। अब इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा m इक्वल टू डी बाई 4, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू डी बाई 4, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कौन क्या है, अगला एक कंडीशन है आपका, अगर आयताकार होगा, ठीक है, जो पाइप है या फिर आयताकार सेक्शन होगा, मान लीजिए आयताकार सेक्शन होगा, ठीक है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें वाटर फ्लो करा दीजिए, आयताकार सेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू बी एच अपान बी प्लस 2h, सारा फॉर्मूला याद करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, जनरली इसमें फॉर्मूला पूछा है, तो बताइए इसमें क्या होगा, यदि वाहन की लंबाई l है, ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ व्हीकल इन मीटर्स, जिसको हम L कहते हैं। सी क्या है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव व्हीकल, दो व्हीकल के बीच जो आपका क्लियर डिस्टेंस होता है उसको सी से डिनोट किया गया है, जिसको हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी कहते हैं। भी क्या है, स्पीड है आपका, और एक एन क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा, ए बी सी डी, बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ए, एन इक्वल टू 1000 वी अपान एल प्लस सी, ठीक है। और ऐसे भी आएगा तो कन्फ्यूज़न ना होइएगा, एल प्लस सी को हम सॉरी एल प्लस सी को हम
एस से भी डिनोट करते हैं, अब मतलब एस के बराबर भी होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो एल प्लस सी के जगह एस रहेगा तो भी सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, एन एग्रीगेट इज नॉन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज मोर देन, देखिए साइज वाला तो एक टेबल हम आपको बता देंगे या फिर खींच कर हमको लगा देंगे। आपका 0.002 से जो आपका स्टार्ट होता है और 300 एम से अधिक होता है क्या कहते हैं उसको, कोबलर, ठीक है। तो पूरा साइज मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा कौन क्या क्या साइज है किसका, ठीक है। इसमें आप फिलहाल बताइए साइक्लोपियन एग्रीगेट का साइज क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 75 mm, ठीक है। साइक्लोपियन एग्रीगेट से और भी 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। एक टेबल है उसको मैं अच्छा से आपको दिखा दूंगा, उसमें आपका ग्रेन का जो साइज होगा वो आपका अच्छे से उसमें इस टेबल में अच्छे से है। अब एक एक को क्या बताऊँ, एक ही देखिए, एक एक का पढ़ने से क्या होता है कन्फ्यूज़न होता है, पूरा टेबल याद कर लीजिएगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो लो मीडियम और हाई तीनों का जो साइज़ है, तीनों का साइज मैं टेबल से लिखवा दूंगा। फिलहाल इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, द चैनल गेट ट्विस्टेड सिमेट्रिकली विथ रिगार्ड टू इट्स एक्सिस, तो इसमें कौन सा आपका सही होगा। चैनल को इसके अक्ष के सापेक्ष सममितीय मोड़ा जाता है। 45 से 48 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा, पैरेलल टू फ्लैंज, पैरेलल टू वेव, सी है परपेंडिकुलर टू फ्लैंज और डी है आपका परपेंडिकुलर टू वेव। तो देखिए इसका आंसर सही होगा आपका पैरेलल टू वेव, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपका 75 क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाए। देखिए 2-4 हम गिनते नहीं हैं, एवरेज लेके चलते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन कराना है, लेकिन मैं 25 क्वेश्चन ही मान के चला हूँ, तो मैं 75 क्वेश्चन करा दिया हूँ 3000 क्वेश्चन में से, ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।